हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, भारत के संविधान के आधार पर मैं आप सबका ध्यान एक ऐसी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहता हूं जो पूना पैक्ट से भी बड़ा धोखा है। किसके साथ? जिसको बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस कहा था और जिसे बाद में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में रखा गया, जिसे आमतौर पर दलित कहा जाता है, उनके साथ। जी हां, पूना पैक्ट से कई गुना बड़ा धोखा हुआ है। कब? उत्तर प्रदेश में 1994 और 95 में जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 में संशोधन किया, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन किया गया, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में संशोधन किया गया, जो उत्तर प्रदेश टाउन एरिया एक्ट 1914 में संशोधन किया गया, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। जी हां दोस्तों, इन 5 अधिनियमों में संशोधन करके एक इतना बड़ा धोखा किया गया है एससी एसटी समुदाय के लोगों के साथ, जो पूना पैक्ट से कई गुना बड़ा है। और इस पर एक वीडियो में चर्चा कर पाना संभव नहीं है। जी हां, एक वीडियो में चर्चा कर पाना संभव नहीं है। धोखा क्या हुआ है आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को लगता है कि पंचायती राज जो है वो मुलायम सिंह जी के आने से लागू हुआ, तो ये गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अंग्रेजों के ज़माने से नगर पालिका की व्यवस्था है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, अंतरिम सरकार जब कांग्रेस की चल रही थी, गोविंद बल्लभ पंत जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय यह अधिनियम बन चुका है 1947 का। तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जो कांशीराम जी के सहयोग से बनी थी, जो कांग्रेस और जनता दल के सहयोग से चल रही थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी के मिलकर चुनाव लड़ने पर भी मैं पहले से बता चुका हूं कि दोनों पार्टियों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 176 सीटें ही मिली थी, सपा को 109 और बसपा को 67। उस समय के बहुमत के लिए 213 सीटों की जरूरत थी, क्योंकि तब 425 सीटें होती थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो उसके लिए 28 विधायक कांग्रेस के और इतने ही विधायक लगभग जनता दल के, इन लोगों ने सहयोग किया था, तब वो सरकार चल रही थी। माना यह जाता है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जो उस समय बसपा के समर्थन से चल रही थी, उसने ही उत्तर प्रदेश में पंचायती राज लागू किया। यह 2 आधार पर गलत है। एक तो अधिनियम आप देख लीजिए 1947 का है, ये कब से लागू है मैं यह भी बता दे रहा हूं आपको। 47 को पारित हो गया है और यह तुरंत प्रवृत्त होगा लिखा हुआ है। देखिए, यह पारित होने की तिथि होती है 7 दिसंबर 1947 और लागू होने के लिखा यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी तत्काल लागू हो जाएगा। यानी यह अधिनियम 7 दिसंबर 1947 से लागू हो गया। अब दोस्तों, हुआ क्या एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं का रिजर्वेशन मुलायम सिंह जी के समय में लागू किया गया 1994 में? जी नहीं। पूना पैक्ट के बाद जो पहले के अधिनियम थे, जैसे नगर पालिका अधिनियम, टाउन एरिया अधिनियम जो 1914-16 के बने थे, उनमें उसी समय एससी एसटी को रिजर्वेशन दे दिया गया, जैसे लोकसभा विधानसभा में दिया गया। और जो बाद में अधिनियम बने, जैसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ये तीनों आज़ादी के बाद बने हैं। ये 1947 में, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 में और नगर निगम अधिनियम 1959 में। इनको लिखते समय ही एससी एसटी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। जब ये आरक्षण की व्यवस्था की गई तो संविधान का अनुच्छेद 334 जो अवधि की सीमा लगाता है 10 वर्ष की, वो यहां भी लिख दी गई। इन सभी अधिनियमों में एक बात आपको देखने को मिलेगी कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन की अवधि अनुच्छेद 334 में लिखी है, उसी अवधि तक एससी एसटी का आरक्षण रहेगा। अब धोखा कैसे हुआ? धोखा 2 तरह से हुआ है। इन सभी अधिनियमों में जो 1994 में बदलाव किया गया, पहले तो बदलाव किया क्यों गया?
एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को रिजर्वेशन कौन दे सकता था? जाहिर सी बात है कोई नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि संविधान में कहीं ओबीसी का रिजर्वेशन लिखा ही नहीं था। तो उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान में प्रावधान कराया, क्योंकि पहले यह संविधान में प्रावधान नहीं थे। बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान में पंचायती राज और नगर पालिका का प्रावधान नहीं था। नरसिम्हा राव की सरकार ने जो राजीव गांधी का पुराना सपना था, जो गांधी जी का सपना था, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि पंचायत की व्यवस्था की जाएगी, उस सपने को पूरा करने के लिए, उसे संविधान में जोड़ने के लिए मुद्दा बनाया था कांग्रेस की ओर से। राजीव गांधी जी की 1991 अगस्त में हत्या हो जाती है, लेकिन 91 में चल रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत पाकर सत्ता में आती है। नरसिम्हा राव जी संविधान संशोधन करवाते हैं, 2 संविधान संशोधन, 73वां 74वां, दोनों के ही जरिए भारत के संविधान में क्रमशः भाग 9 और भाग 9 को जोड़े जाते हैं और पंचायत नगर पालिका शीर्षक के अधीन व्यवस्था की जाती है, विधिवत प्रावधान किए जाते हैं। इन प्रावधानों में यह लिखा गया कि एससी एसटी और महिला के लिए आरक्षण रहेगा। हर जगह लिखा हुआ है एससी एसटी और महिला के लिए आरक्षण रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हर जगह लिखा हुआ है। जैसे देखिए, स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 घ, ऐसे 4 अनुच्छेद मिलेंगे आपको, 2 पंचायत में और 2 नगर पालिका में। मैं एक ही पढ़ा दे रहा हूं। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इसको जरा यहां देखिए, सीट शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एवरी पंचायत। और महिलाओं के लिए भी लिखा गया, खंड 2 में, खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे लिखा गया। फिर इसके बाद अन्य स्थानों में भी महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की बात की गई, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई और कहा गया रहेंगे, यानी मैंडेटरी बनाया गया, आज्ञापक बनाया गया, इसको विकल्प पर नहीं छोड़ा गया। अब बात आई कि ओबीसी का रिजर्वेशन कहां से हुआ। तो इसमें देखिए, यहां से चल रहे हैं आप अनुच्छेद 243 को देखिए, घ को 243 घ, खंड 1 अनुसूचित जात जनजात के लिए है केवल, देखिए पढ़ते जाइए। फिर खंड 2 इनकी महिलाओं के लिए है। फिर खंड 3 सभी समाज की महिलाओं के लिए है ना, ठीक है। फिर खंड 4 एससी एसटी के स्त्रियों के लिए और अन्य स्त्रियों के लिए है, ठीक है। कहीं भी देखिए पिछड़ी जात का प्रयोग नहीं है अभी। फिर पंचायत के अध्यक्षों में भी महिलाओं का आरक्षण है। अब देखिए यहां पर आइए, आखिरी खंड है इसका, खंड 6, यहां ओबीसी का आरक्षण लिखा हुआ है। यहां यह नहीं लिखा कि ओबीसी को आरक्षण होगा, यह नहीं लिखा है, बल्कि चाहे तो दे सकते हैं लिखा है। इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर, यानी जिला, क्षेत्र या ग्राम पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी आप चाहें तो आरक्षण दे सकते हैं। तो जो संविधान में नरसिम्हा राव की सरकार ने, कांग्रेस के सरकार ने संसद में संशोधन किया, उस संशोधन में एससी एसटी और महिलाओं का आरक्षण अनिवार्य रूप से किया गया, जबकि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण करने की छूट और विकल्प राज्यों के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया। अब खेला यहीं से शुरू हुआ दोस्तों। खेला कैसे हुआ कि इन सभी अधिनियमों में, पंचायती राज अधिनियम हो, चाहे टाउन एरिया अधिनियम हो, नगर निगम अधिनियम हो, नगर पालिका अधिनियम हो, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम हो, ये जितने अधिनियमों का मैं नाम ले रहा हूं कुल मिला के 5। एक हो गया ग्राम पंचायत अधिनियम, एक क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम, तो ग्रामीण स्तर पर 2, और शहरी के लिए टाउन एरिया अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम। इन 5 में ही एससी एसटी का आरक्षण पहले से चल रहा था। उसमें लिखा था कि ये आरक्षण उस अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा जो अवधि संविधान के अनुच्छेद 334 में दी गई है। अब वहां पिछड़े का आरक्षण तो था ही नहीं। संविधान में जो संशोधन हुआ उसमें जो शक्ति और विकल्प मिला, उसका प्रयोग करके वर्ष 1994 और 95 में तत्कालीन मुलायम सिंह जी की सरकार ने इन अधिनियमों में संशोधन करके
ओबीसी का भी रिजर्वेशन लगा दिया। तो ये धोखा कहां से हुआ है? धोखा दो जगह पर हुआ है। एक जगह पर तो अभी बता रहा हूं, दूसरी जगह के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खेल ये हो गया कि अब देखिए ये आरक्षण है, एससी एसटी का आरक्षण के लिए क्या लिखा हुआ है ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। आज भी देखिए यहां लिखा है, ये धारा 12 का खंड 5 का उपखंड घ है, और एक और धारा मिलेगी 11 क भी मिलेगी। 11 क ग्राम प्रधानों के लिए मिलेगी और 12 जो है वो जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके लिए मिलेगी, लेकिन प्रावधान सेम टू सेम रहेंगे, एक ही तरह से रहेंगे। यहां देखिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। यानी अनुच्छेद 334 में जो 10 साल की सीमा है, जिसको समय समय पर बढ़ाया जाता है, यदि न बढ़ाया जाए तो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो जैसे ही सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, एससी एसटी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जैसे संसद से समाप्त होगा, विधानसभाओं से समाप्त होगा, वैसे ही यह आरक्षण ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम से भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया है तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं लिखी है। संविधान में तो थी नहीं समय सीमा कोई, क्योंकि संविधान में ओबीसी का आरक्षण है ही नहीं। अनुच्छेद 334 केवल एससी एसटी के लिए ही आरक्षण समाप्त करने की बात करता है कि 10 साल बाद समाप्त होगा। और जिन अनुच्छेदों में ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है लिखा है, उन अनुच्छेदों में या वहां कहीं नहीं लिखा है कि यह 10 वर्ष के लिए ही रहेगा। तो यह एक ऐसी भूल हुई है जिसका लाभ जब इसमें संशोधन करवा रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार, तो उसने चुपके से उठाया है क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं भी एक खामी की तरफ, एक और इससे भयानक अन्याय हुआ है एससी एसटी समाज के साथ। पूना पैक्ट से कई गुना बड़ा धोखा है। जब सामने लाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि पूना पैक्ट में तो बाबा साहब और गांधी जी एक दूसरे के खिलाफ अड़े थे, यहां तो कांसी राम जी मुलायम सिंह जी के साथ खड़े थे, और फिर भी हो गया है धोखा, और जबरदस्त धोखा है। ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए एससी एसटी को रोकने की व्यवस्था कर दी गई है कि इनको रोकिए जिससे कि ओबीसी आगे बढ़ें, और किसी का ध्यान इधर नहीं गया है। मैंने उसका अध्ययन तो 2016 में किया था, किसका, कि क्यों एससी एसटी को रोककर ओबीसी को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। हम सब ये जानते हैं कि ओबीसी समाज जो है वो सवर्ण समाज से थोड़ा सा ही नीचे है, जबकि एससी एसटी समाज इन दोनों से काफी नीचे है। तो विसंगति यह हो रही है कि बाबा साहब के समय में या अंग्रेजों के समय में कुछ सोच कर ही तो एससी कैटेगरी में ओबीसी वालों को नहीं रखा गया था। कुछ अंतर दिखा होगा तभी तो नहीं रखा गया था। फिर ये दोनों को ही आरक्षण एक जैसा क्यों दिया जा रहा है? तो अभी इस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी चर्चा कर रहा हूं कि आप देखिए, लेकिन यहां देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। यहां आरक्षण तीनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहां जब खत्म करने की बात है तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। जो ग्राम पंचायत के प्रधान पद का आरक्षण करती है वहां भी यही लिखा हुआ है। उपधारा 2 में देखिए, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। पहला अन्याय तो यह हुआ कि वहां लिखा था कर सकेगी, एससी एसटी के लिए करेगी तो पहले से ही था, और यहां जो है अब ओबीसी को भी करेगी करके उनके बराबर कर दिया गया। कोई कहेगा कि तू करेगी ही, आप क्यों इस पर आपत्ति कर रहे हैं? मैं बताऊंगा कि जब दोनों को एक बराबर किया गया तो क्या नुकसान हुआ है और किसका नुकसान हुआ है। अभी इस पर अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, इसमें नहीं करूंगा। आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा, क्योंकि एक में सब बातें कह पाना संभव नहीं है। लेकिन जरा धोखा दीजिए, लेकिन जरा धोखा देखिए कि जब यहां पर यह संशोधन किया गया, ये देखिए 2 लिखा हुआ, यहां 2 पढ़िए, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित। यहां आपने संशोधन कर दिया और यहां कर दिया, लेकिन साहब यहां नहीं कर पाए आप। 6वें में देखिए, इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानों के पदों पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।
केवल SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि यहां जो OBC का किया गया रहेगा उसके लिए कोई अवधि लागू नहीं होगी। इस तरह से अगर संसद अनुच्छेद 334 को आगे न बढ़ाए, जो बार बार बढ़ा देती है, तो भी SC ST का आरक्षण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो OBC का प्रधान पद पर, वार्ड मेंबर पर, क्षेत्र प्रमुख पर, जिला प्रमुख पर, ग्राम प्रधान पर या नगर पालिका के चेयरमैन पर, नगर निगम के चेयरमैन पर, टाउन एरिया के चेयरमैन पर या इनके वार्ड मेंबरों पर जो चल रहा आरक्षण OBC का, वो नहीं खत्म हो पाएगा। वाह रे कानून बनाने वाले, इस तरह से एक खेल हुआ था। मुझे तो लगता है कि कहीं इसी पर दिक्कत हो जाने से या इसका खुलासा हो जाने के कारण से ही तो मायावती जी ने समर्थन वापस नहीं लिया, क्योंकि आज तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि 1995 के जून महीने में मायावती जी ने समर्थन क्यों वापस लेने की घोषणा की थी। ये कभी तक समझ में आज तक नहीं आया। अब मैं आपको अनुच्छेद 334 पढ़ाता हूं, जिसमें यह आरक्षण कब खत्म हो जाएगा, किसका, SC ST का। अनुच्छेद 334, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना, यानी कुछ विशेष अवधि के बाद खत्म हो जाना। इस भाग के पुरोगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी क लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी स्थानों के आरक्षण संबंधी, और ख लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी। इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से खंड क के संबंध में, क का मतलब जो SC ST वाला है, क के संबंध में, ख में किसका है, एंग्लो इंडियन का, तो क के संबंध में, क के संबंध में 80 वर्ष और खंड ख के संबंध में 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 80 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब आप जानिए कि अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो 80 वर्ष कब हो जाएगा, 2030 में 80 वर्ष हो जाएगा संविधान लागू हुए, तो 2030 के बाद SC ST का सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, ग्राम प्रधान का, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, लेकिन OBC का आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि OBC के आरक्षण को खत्म करने की कोई अवधि नहीं लिखी है। यह एक धोखा है, यह धोखा से सभी समाज के साथ है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक आरक्षण का एक समय बाबा साहब ने दिया था और कहा था कि समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन जब OBC आरक्षण लिखा है मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने इसमें कोई समय सीमा लिखी ही नहीं, और SC ST के लिए जो समय सीमा थी उसको रहने दिया, केवल OBC के संबंध में आरक्षण जोड़ दिया, लेकिन समय सीमा नहीं लिखी। यह एक तरह का धोखा हुआ, यह सभी समाज के साथ धोखा है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार वो बनी थी, कैसे उसने ऐसा संशोधन कर दिया, किसी ने रोका क्यों नहीं, यह एक धोखा है। दूसरी बात बता दें दोस्तों कि बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट की बात की थी वो SC ST की आबादी के लिए नहीं की थी, बल्कि वो इस आधार पर कह रहे थे कि समाज में SC ST की स्वीकार्यता न होने से जहां SC ST समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो लोग इसको वोट ही नहीं देंगे, इसलिए इसके लिए सीट रिजर्व करने की बात हुई थी। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी चुनाव लड़ने से कहीं रोका जाए, किसी को भी न रोका जाए। फिर SC ST के लोग कैसे संसद में जाएंगे? तो बाबा साहब ने एक तरीका निकाला था, बहुत बढ़िया तरीका था। पता नहीं गांधी जी क्यों आपत्ति किए। मैं गांधी जी को दोष नहीं दे रहा हूं, कभी उनकी तरफ से भी देखूंगा, इसके बाद तब देखा जाएगा कहां कौन गलत था। महापुरुषों का दोष नहीं दिया जाना चाहिए, कौन क्या सोचकर कौन सी बात कर रहा था यह सोचा जाना चाहिए। तो बाबा साहब ने यह सोचा कि अगर ये कहेंगे कि 50 सीट आरक्षित कर दीजिए तो उन 50 सीटों पर शेष लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, ये उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा कि नहीं होगा। तो बाबा साहब ने दूसरा रास्ता निकाला कि एक होगी सामान्य सीट जिस पर कोई भी चुनाव लड़ेगा और सभी लोग वोट देंगे, लेकिन क्योंकि वहां से SC ST समुदाय के लोगों का चुनाव जीत पाना असंभव है सामाजिक मान्यताओं और स्तर के कारण से, इसलिए हम पूरे भारत में SC ST समाज के लिए विशेष सीटें बनाएंगे। पूरा भारत SC ST समाज की सीटों में बांटा जाएगा, वहां पर केवल SC ST समुदाय के लोग ही प्रत्याशी बनेंगे और केवल वे ही वोट देंगे। कोई कह सकता है कि ये 2 वोट किसी को देने का अधिकार लोकतंत्र में समानता के खिलाफ है। जी हां, बिल्कुल ये आलोचना होगी। जब आप इधर से देखेंगे तो आलोचना होगी, उधर से देखेंगे तो जरूरत थी, तो इस पर संतुलन के लिए बात हम लोग करेंगे भी।
लेकिन बाबा साहब किसी को रोकना नहीं चाहते थे, बस केवल एससी एसटी को उठाना चाहते थे। लेकिन जो पंचायती राज अधिनियम में बदलाव किया गया, जो नगर पालिका अधिनियम में बदलाव किया गया 1994 में, 1994 में 95 में जब तक इन कानूनों में संशोधन नहीं हुए थे, तब तक क्या था, उत्तर प्रदेश की सभी सीटें अनारक्षित थी, कुछ सीटें केवल एससी एसटी समाज के लिए आरक्षित थी। यानी कहीं भी कोई ऐसी सीट नहीं थी जिस पर एससी एसटी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ने से रोका जाए। ध्यान दीजिए, बाबा साहब क्या कह रहे थे, कोई न रोका जाए, लेकिन हमारे समाज के, डिप्रेस्ड समाज के लोगों को आगे जाने के लिए रास्ता दिया जाए। गांधी जी ने कहा कि हम अपने को रोककर एससी एसटी को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो हमने क्या माना कि गांधी जी ने धोखा दिया। बाबा साहब ने खुद माना। ये हेडिंग जो मैं लगाया हूं, यहां पे क्या लिखा है, द पूना पैक्ट एंड व्हाट वेंट बिफोर इट, द महात्माज एक्ट विल रिजल्ट इन नथिंग बट टेररिज्म बाय हिज फॉलोअर्स अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल ओवर द कंट्री। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी का एक कोट है, किसी अखबार की एक कटिंग है, ब्लैकमेल दिवस के रूप में लिखा हुआ है। तो जबकि गांधी जी ने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ने देंगे, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार को रोक देंगे, शेष कोई चुनाव वहां नहीं लड़ेगा, आप ही लड़िएगा, और फिर भी इसको धोखा माना गया। तो पंचायती राज, नगर पालिका, टाउन एरिया, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर निगम अधिनियमों में जो बदलाव 1994 95 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया गया, और जिसके जरिए यह कह दिया गया कि 100 में से 27 सीटों पर, 100 में से 27 सीटों पर डिप्रेस्ड क्लास के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तुम चुनाव मत लड़ो, तुम अलग कैटेगरी के हो, हम ओबीसी वाले हैं, हमें जाने दो। और इस तरह से एससी एसटी को चुनाव लड़ने से ही रोकने की व्यवस्था कर दी गई, ओबीसी को जाने देने के नाम पर। और यहीं से जो समाज इस तरह से खड़ा है, ऊपर नीचे नीचे, वो ऐसे हो गया, ऊपर केवल सवर्ण कह दिए गए और नीचे ओबीसी और एससी बराबरी पर दिखा दिए गए, जो वास्तविक भेदभाव के खिलाफ था जो समाज में होता है। समाज में वास्तविक भेदभाव क्या होता है, आप बताइए दोस्तों, कि ओबीसी समाज के जो लोग खेती करते हैं, जो ट्रक चलवाते हैं, जो ईंट भट्ठा चलाते हैं, उनके यहां कौन मजदूरी करने जाता है? उनके घर बनते हैं तो लेबर का काम कौन करता है? पंडित जी लोग। वहां भी तो वही डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लोग जाते हैं ना। फिर उनको रोक करके इन बीच वालों को आरक्षण दे देना और उसके लिए भी कोई समय सीमा न लिखना, यह कितना बड़ा धोखा है। मैं इस पर अभी और वीडियोज लेकर आऊंगा, तब समझ में आपको आएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज लागू हो जाने के बाद से कैसे एससी एसटी समाज का राजनीतिक रूप से गांव के स्तर पर आगे बढ़ना रुक गया है। गांव के स्तर पर आगे बढ़ना रुक गया है। कैसे रुक गया? कोई गांव अभी एससी हुआ तो वहां एससी समुदाय के 2-3 लोग चुनाव लड़ेंगे, एक आदमी जीतेगा। ये भी जो जीतते हैं वो भी क्या होता है, जो जनरल और ओबीसी के लोग चुनाव जीते होते हैं वो अपने अपने पिट्ठुओं को खड़ा करते हैं, बुरा मत मानिएगा। हाँ, वो पीठ ठोकते हैं, हम जितवाएंगे तुमको, तुम जब हम लड़ेंगे तो हमारा समर्थन करना। कब? जब ओबीसी होगी तब नहीं, ओबीसी होगी तब तो जनरल चुनाव ही नहीं लड़ेगा। जब जनरल होगी तब तुम मेरा समर्थन करना। भाई जनरल होगी तो उसको चुनाव लड़ना था, वो क्यों समर्थन करेगा? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो तुम्हारे आरक्षित सीट पर हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, हम फलाना का कर देंगे। इस तरह से ओबीसी का आरक्षण लागू होने की वजह से अब एससी समाज का व्यक्ति जब उसकी एससी की सीट रिजर्व होती है तभी चुनाव लड़कर प्रधान बन पाता है। जनरल होने पर वो नहीं चुनाव लड़ पाता, या लड़ता है तो बन नहीं पाता। जनरल होने पर फाइट किस में होती है? ओबीसी और जनरल में। तो ओबीसी जब रिजर्व हुई तब भी बन जाता है, और जब जनरल हुई तब भी ओबीसी और जनरल की लड़ाई में या तो जनरल या ओबीसी बनता है। तो इसीलिए आप डेटा निकलवा कर देख लीजिए कि 27% आरक्षण जिस ओबीसी का है, जब वो चुनाव लड़ता है तो वह कम से कम 50-55% सीटें हासिल कर ले रहा है, जबकि 21% जिस एससी का कोटा है वो 21% सीटों तक पर सिमट गया है। कारण क्या है कि 27% सीटों पर तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो पूना पैक्ट से बड़ा धोखा कैसे है कि यहां तो यह कहा गया कि आपका अलग से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, हम रोकेंगे अपने आप को और आपको लड़ने देंगे, तो भी इसको धोखा माना गया। यहां तो कहा गया तुम रुको,
हमें आने दो अब आगे। किसने कहा? जो जनरल से तो नीचे है लेकिन एससी एसटी से ऊपर है, वो जनरल को रोक रहा है, ठीक है, एससी एसटी को कैसे रोक सकता है वो? और यही कारण है कि भारत की सड़कों पर दलित समाज रोज दिखता है लेकिन पंचायतों में कम दिखता है। आंदोलन वो करता है लेकिन सत्ता में बैठ जाते हैं कोई और लोग। और एक बात और बता दें दोस्तों आपको कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो सकता। ये बाबा साहब भी मानते थे, जानते थे। वो केवल सामाजिक उन्नयन का एक आधार मात्र है। तो यहां जो सीटों का आरक्षण है वो सामाजिक उन्नयन का एक रास्ता है जो कुछ देर के लिए अपनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज तय करता है कि कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा। अन्यथा उत्तर प्रदेश में वर वक्त लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80। 80 में आप बताइए कितने मुसलमान गए हैं? वो भी तो एक अलग समाज है ना। 5 मुसलमान गए हैं। कितने यादव चुने गए हैं? शायद 6 या 7 चुने गए हैं, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी के हैं, जो पांचों एक परिवार के लोग हैं। अब वो परिवार की पार्टी है कि समाज की पार्टी है कि ओबीसी की पार्टी, ये जो लोग उस पार्टी को इस नजरिए से कभी देखते हैं वो तय करें, या मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो पार्टी सार्वजनिक पार्टी है, मैं चर्चा करूंगा किसी दिन। लेकिन कुर्मी समाज के कितने लोग गए हैं? 11 लोग। तो अगर हम 80 में 11 का अनुपात निकालें तो कितना हो रहा है? यह अनुपात कितना हो रहा है? करीब 14%। तो क्या यह कह दिया जाए कि कुर्मी लोग ज्यादा चले गए? 11 सांसद कुर्मी समाज से गए हैं, जबकि इनकी 4 पार्टियां भी हैं। अरे भाई, वो कुर्मी समाज के नहीं है, उनको लोगों ने चुना। हां, यह अलग बात है कि टिकट दिया गया तभी चुना। तो यह जातिवादी राजनीति में ऐसा हुआ होगा या उन नेताओं की छवि ऐसी हुई होगी, इसलिए हुआ होगा। यानी रिप्रेजेंटेशन जो चुनाव के आधार पर होता है उसको आप जात के आधार पर या आरक्षण के आधार पर नहीं देख सकते, बल्कि वो समाज का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि समाज किस व्यक्ति को वहां चुनना चाह रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप ये लिखेंगे अधिनियम कि एससी एसटी का आरक्षण 2030 में खत्म हो जाएगा और आप उसके ठीक ऊपर लिखे रहेंगे कि अब ओबीसी को भी आरक्षण होगा, और नीचे खत्म करने वाले में ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं लिखेंगे, तो आपके नीयत पर सवाल उठेगा। एक और सवाल यहां उठा करके इस वीडियो को बंद करूंगा कि नरसिम्हा राव जी ने 2 संशोधन किया था संविधान में। एक तो कह दिया था कि पंचायती राज की व्यवस्था होगी, नगर पालिका की व्यवस्था होगी, और उसमें एससी एसटी का आरक्षण होगा, महिला का आरक्षण होगा। सरकारें चाहें तो ओबीसी के लिए भी कर सकती हैं। क्या वो इस तरह से कर दिया जाए कि एससी एसटी को रोक दिया जाए, रोक कर आरक्षण कर दिया जाए? यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, यह पूना पैक्ट के खिलाफ है, यह उस समुदाय की वास्तविक स्थिति और ओबीसी के समाज की वास्तविक स्थिति में तुलनात्मक अंतर को न मानने जैसा है। उन दोनों के अंतर को कम करने की सोच के खिलाफ है, जबकि वो अंतर कम होना चाहिए। तो एक तो वो आरक्षण हुआ, उसको लपक करके तुरंत मुलायम सिंह सरकार ने लागू कर दिया ओबीसी का आरक्षण, और एससी एसटी के लिए समय सीमा जो लिखी थी रहने दिया, ओबीसी के आरक्षण पर समय सीमा का कैप नहीं लगाया। लेकिन दूसरा एक संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया था। यह भी अनुच्छेद 16(4) में नरसिम्हा राव की ही सरकार ने किया था। इसमें एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया था। इस आरक्षण को लागू किया मायावती जी ने जब 2007 से 2012 तक के शासनकाल में वो पूर्ण बहुमत में थी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस आरक्षण को जब लागू किया गया तो क्योंकि यह केवल एससी एसटी को मिलने वाला आरक्षण था, समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में इसको मुद्दा बना दिया कि हम इसको हटवाएंगे, हम इसको हटवाएंगे। यह अलग बात है कि हटाने के लिए उनको कुछ नहीं करना पड़ा। हां, बस सुप्रीम कोर्ट में जो इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जिसकी पैरवी सरकार को करनी थी, यह पैरवी बंद कर दिए। और अदालतों में आप जानते हैं कि अगर कहीं किसी चीज की पैरवी ही नहीं होगी तो फिर वो मुकदमा खारिज होगा। मोदी सरकार भी तमाम जगह पर पैरवी न करके मुकदमे खारिज करवा दे रही है। जैसे साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अगर इनको किसी कोर्ट ने छूट दी तो उस पर उसके खिलाफ जाना चाहिए था। जाएगा कौन? सरकार, अदालत तो खुद जाएगी नहीं, या कोई गया भी तो वहां पैरवी नहीं किए। बीएचयू के जो बलात्कार आरोपी हैं उनके जमानत का विरोध नहीं किया, योगी सरकार को करना था। तो ये सरकारें खेल करती हैं, बदनाम अदालतें हो जाती हैं। आप जरा देखिए दोस्तों कि इस मुद्दे पर पूना पैक्ट से बड़ा धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मैं इस पर और बहुत सारे वीडियो बना करके बातें स्पष्ट करूंगा।
जिससे कि SC/ST समाज क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, धरातल पर उन कारणों को और समझा जा सके। यह किसी भी समुदाय, जाति, वर्ण, व्यक्ति, पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं है। ये पार्टियां खुद ही इस तरह से भेदभाव की राजनीति करती हैं, तो इनका कौन सा मुंह है कि जो मेरी बात पर आपत्ति करें। हाँ, इन्होंने जो किया है, करने का दायित्व और हक, अवसर इनके पास था, उसका विश्लेषण समाज की जरूरत और हकीकत के आधार पर तो की ही जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस संबंध में अगर आपको और समझना है तो मेरी इस किताब में सरल भाषा में प्रावधान लिखा हुआ है। आप चाहें तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके किताब मंगा सकते हैं, और जो आपको समझ में ना आए वो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न भेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, इस संबंध में यदि आप और सुनना चाहते हैं, और ज़्यादा विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत आधा अधूरा, बहुत थोड़ा सा विश्लेषण है, अभी बहुत सारी बातें बतानी बाकी है, जिससे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूना पैक्ट से बड़ा घात हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी डिमांड जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ, समाज में किसी के साथ भी यदि कहीं कोई धोखा हो रहा है, कानून बनाकर हो रहा है, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके हो रहा है, किसी राजनीतिक नेता की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हो रहा है, तो समाज उस संदर्भ में जानना चाहता है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।